मांगलिक। एक लड़का अपने ही खून में लथपथ रोते रोते कह रहा था, पापा आप नहीं आए ना मुझे लेने के लिए, देखो मैं मर गया, अब मैं आपको भी मार दूंगा, मैं आपको मार दूंगा पापा। ये मेरे बेटे के आखिरी शब्द थे जो आज भी मेरे जहन को चीरते हैं। इसलिए मैंने ये किताब लिखी है ताकि अपनी कहानी में दुनिया तक पहुंचा पाऊं। तो अब आप बताइए कि कैसी है मेरी किताब, आप छापेंगे ना इसे? अमन एक किताब छापने वाली कंपनी में बैठा अपनी किताब में लिखा सबको सुना रहा था और उसकी सारी कहानी सुन कंपनी के मालिक ने बस इतना कहा, देखो हमें कहानी चाहिए, सच नहीं। आजकल सच किसी को नहीं चाहिए होता है, सबको मसाला चाहिए। और तुम्हारी कहानी में तो कोई लड़की भी नहीं है, पढ़ने वाले बोर हो जाएंगे। अमन जाओ कुछ नया लेकर आओ, आजकल मार्केट में ये सब नहीं चलता। कंपनी मालिक ने इतना कहकर अमन को बाहर जाने का इशारा किया। लेकिन सर सुन तो लीजिए, ये मेरी सच्ची कहानी है, मैंने जिया है इसे। हाँ अमन सुन ली तुम्हारी कहानी, पर मजा नहीं आया। देखो मैं तो इसे छाप नहीं सकता, तो इस बार के लिए सॉरी। ये 25वां पब्लिशर था जिसने अमन को ना कहा था, पर उसने हार अभी तक नहीं मानी थी। वो आगे बहुत से बुक पब्लिशिंग हाउस में गया, पर हर जगह उसे ना ही मिला। जहाँ एक तरफ अमन किताब छपवाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर में बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौतें होने लगी, जिसमें से एक बच्चा किताब छापने वाली कंपनी के मालिक का भी था, जिसने पुलिस को ये बताया कि बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अमन ही है, क्योंकि उसने अपनी किताब में जिस तरह से बच्चों के कत्ल के बारे में लिखा था, असल में शहर में उसी तरह के कत्ल हो रहे थे। अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोलो तुमने इतने सारे बच्चों को क्यों मारा? तुम्हारा मकसद क्या है? सर मैंने किसी बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। झूठ बोलना बंद करो अमन, हमें उस कंपनी के मालिक ने सब कुछ बता दिया है जिसके पास तुम अपनी किताब छपवाने के लिए गए थे, और तुमने भी तो अपनी किताब में ठीक वैसा ही लिखा है। भूल गए हो या मैं तुम्हें तुम्हारी किताब से पढ़कर बता दूं? ये देखो, एक बच्चे की लाश पानी में तैरती मिली, जिसके हाथ की उंगलियां कटी हुई थी और नाक और मुंह में रुई भरी थी, जिससे वो सांस ना ले पाए और डूबकर मर जाए। दूसरा, एक बच्चे ने खिड़की का कांच तोड़कर अपनी छाती पर तारे बनाए, उसी ने अपनी जीभ काटी, फिर उसी कांच को खाकर मर गया। तीसरा, सुनेगा, एक बच्चे ने, बस कीजिए सर, मेरे बच्चे के साथ भी यही सब कुछ हुआ था, उसकी मौत भी इसी तरह हुई थी सर। मतलब तूने अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा? साले हरामखोर। नहीं सर, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, पर मुझे शक है कि ये काम किसका हो सकता है। आज से 12 साल पहले मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता था सर। पैसे इतने मिलते नहीं थे कि गांव में घर वालों को कुछ अच्छा बेच सकूं। तब मेरी मुलाकात उससे हुई, अघोरी नंदा। साला बहुत कमीना आदमी था, कब्र से औरतों की लाशें निकालकर उनसे अपनी वासना मिटाता था। तो तुम अघोरी नंदा के लिए काम करते थे, लाशें चुराकर उसको बेचते थे? नहीं, मैं इस पाप के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी और उसकी सिर्फ इतनी बात हुई थी कि जो बच्चा मरने वाला होगा, मैं उसकी खबर कुछ दिन पहले उसे बता दूं, जिससे वो अपनी काली शक्तियों को और बढ़ा सके। पर मैंने कभी किसी औरत का सौदा नहीं किया सर। साले, छोटे बच्चों का सौदा करते हुए जरा शर्म नहीं आई? उन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? और तू कौन होता है किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला? पर वो करता क्या था? पता नहीं, मैं बस उस बच्चे का नाम और उसकी चीज, जैसे कि उसका बाल, उसका खिलौना या उसके शरीर का कोई कपड़ा, उसे ले जाकर दे देता था, और 1 या 2 दिन बाद ही उस बच्चे की मौत हो जाती थी। मुझे नहीं पता साला वो क्या करता था, लेकिन होता यही सब था। फिर एक दिन तंग आकर मैंने ये काम करने से मना कर दिया और मैं बनारस छोड़कर मुंबई आ गया, पर उसने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा सर। क्या तुम अघोरी नंदा से बनारस में मिले थे? हाँ, और ये सब 12 साल पहले की कहानी है। मुंबई आकर मैंने नया काम शुरू किया, लिखने का शौक लगा तो किताबें लिखने लगा। पर आज से 4 साल पहले मेरे बेटे की भी मौत हो गई। ये देखिए उसकी फोटो, और पत्नी भी किसी और के साथ भाग गई। मेरा जो भी सच था मैंने सब आपको बता दिया। अब इस पर यकीन करना या ना करना आपका फैसला है सर। अमन की बात सुनकर इंस्पेक्टर दुष्यंत भी कुछ पल के लिए सोचने लगा और फिर अमन को जाने का इशारा कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद दुष्यंत को अमन से कुछ उम्मीद थी, लेकिन उसने तो इस केस से जुड़े एक और सवालों का समंदर खड़ा कर दिया था।
ऊपर से मीडिया ने टीआरपी के लिए इस केस को चला चला कर नेशनल इश्यू बना दिया था, जिससे दिन पर दिन दुष्यंत पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कि फिर एक दिन इंस्पेक्टर दुष्यंत के पास एक आदमी किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया। साहब, मेरा भाई पिछले 2 महीने से गायब है। अपने बेटे के साथ घूमने गया था, फिर अचानक ही फोन किया कि वो अपने बेटे के साथ गांव जा रहा है और 1 महीने के बाद लौटेगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया साहब। इतना कहकर वो आदमी रोने लगा। संभालते हुए दुष्यंत ने कहा, अच्छा रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। लाओ पहले अपने भाई की फोटो दिखाओ। दुष्यंत के मांगने पर आदमी ने अपनी जेब से 2 फोटो निकालकर दुष्यंत के सामने रख दी, जिन्हें पहले दुष्यंत ने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन तस्वीरों पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उन दोनों फोटो में से बच्चे की जो फोटो थी वही फोटो उसने अमन के पर्स में भी देखी थी। ये फोटो मैंने अमन के, खुद से बोलते हुए दुष्यंत चुप हो गया। फिर तुरंत ही सामने बैठे उस शख्स से पूछा, इस फोटो में जो बच्चा है वो कौन है? मैंने इसे पहले भी देखा है। साहब, ये अमन का बेटा है, रोमी। अपने बाप के साथ ये भी लापता है। और इस फोटो में जो आदमी है उसका नाम क्या है और ये करता क्या है? साहब, अमन नाम है मेरे भाई का, वो एक लेखक है और ये उसका ही बेटा है, रोमी। प्लीज ढूंढ दीजिए दोनों को। ये सुनकर दुष्यंत के होश उड़ गए, क्योंकि रोमी को उसका बेटा बताने वाला एक शख्स और था, और वो भी लेखक था जो खुद को अमन कह रहा था। बस फर्क इतना था कि शक्ल दोनों की अलग अलग थी। अब दुष्यंत के आगे एक मुसीबत और खड़ी हो गई। उसने तुरंत ही अपने पास से एक तस्वीर निकालकर सामने बैठे उस आदमी को दिखाते हुए कहा, क्या तुमने इस शख्स को कहीं देखा है? अरे ये तो विष्णु है, एक दिन इसे अपने भाई के साथ देखा था। ये मेरे भाई की बीवी के गांव से आया था, बोल रहा था कि पैसे की बहुत जरूरत है और काम चाहिए, तब इसे एक छोटा मोटा काम दिला दिया था मेरे भाई ने। फिर उस दिन के बाद से ये कभी नहीं दिखा। उस शख्स की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, क्या तुम अपने भाई का कुछ प्रूफ दिखा सकते हो? ये सुनते ही उस आदमी ने तुरंत ही असली अमन का राशन कार्ड और आईडी प्रूफ निकालकर टेबल पर रख दिया, जिसका साफ मतलब था कि दुष्यंत ने हाथ में आए मुजरिम को छोड़ दिया। इससे पहले जो शख्स खुद को अमन कह रहा था वो अमन नहीं, विष्णु था। तो इसके आगे की कहानी अब विष्णु खुद ही बता सकता है। गुस्से में दुष्यंत का खून खोलने लगा। उसने सामने बैठे आदमी से बस इतना कहा, तेरे भाई की बीवी का गांव कहाँ है? दुष्यंत का सवाल सुनकर उसने तुरंत ही एक पेज पर पूरा एड्रेस लिख दुष्यंत को थमा दिया। दुष्यंत अपने साथ 2 हवलदार लेकर सीधा पते की ओर चल दिया। पता दरअसल चंबल के एक गांव का था और दुष्यंत को पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। उसके गांव जाकर जब पूछताछ की तो पता चला कि विष्णु अभी 3 दिन पहले ही अपने गांव वापस आया है और पिछले 3 रातों से वो किसी साधना को पूरा करने आधी रात को शमशान जाता है और इस वक्त विष्णु उसे शमशान घाट में ही मिलेगा। दुष्यंत भी पूरी तैयारी के साथ शमशान घाट को चल दिया। वो अभी कुछ दूर ही था कि तभी उसे किसी बच्चे की खूब जोर जोर से चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। मत मारो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे जाने दो। अरे रोमी बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे तेरे पापा के पास ही भेज रहा हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं तुम दोनों को एक दूसरे के सामने मारूंगा, लेकिन उसे मरने की इतनी जल्दी थी कि मुझे उसे पहले भेजना पड़ा। विष्णु अमन के बेटे रोमी से कहता हुआ अपनी झोली से कुछ छोटी छोटी इत्र की बोतलें निकाल रहा था और फिर एक खाली बोतल रोमी के सामने रख दी। रोमी के हाथ पैर बंधे हुए थे और बहुत दिन से भूखा रहने के कारण उसकी हालत खराब हो चुकी थी। देख रहा है रोमी, इन छोटी छोटी इत्र की शीशियों में उन सब बच्चों की आत्मा कैद है जिन्हें मैंने अपने हाथों से मारा था, और तुझे भी मारकर मैं तेरी आत्मा को इस बोतल में भर लूंगा और तेरे बाप की तरह तेरी लाश को भी चंबल नदी में फेंक दूंगा। विष्णु रोमी से कहता हुआ सामने जल रहे हवन कुंड में अपना हाथ काटकर अपने ही खून की आहुति देने लगा और फिर एक बोतल को अपनी मुट्ठी में भर अग्नि के ऊपर तोड़ देता है और बोतल में कैद आत्मा को अपने अंदर सोख लेता है। हर आत्मा के साथ विष्णु का शरीर और बलशाली हो गया। उसकी आंखें पहले से और गहरी और लाल हो गई थी कि तभी इंस्पेक्टर दुष्यंत ने अपने 2 हवलदारों के साथ विष्णु के ऊपर हमला कर दिया। हवलदारों ने तुरंत ही विष्णु के दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था
और फिर दुष्यंत ने रोमी को आजाद कर दिया। पर अभी तो खेल शुरू हुआ था। वो दोनों हवलदार विष्णु को संभाल नहीं पाए, जिससे वो आजाद हो गया और अगले ही पल दोनों हवलदारों का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। तुझे क्या लगा था इंस्पेक्टर, तू इन मामूली टटपूंजियों से मुझसे जीत जाएगा? हाँ? अब देख मेरी ताकत का नमूना। इतना कहकर विष्णु उड़ता हुआ दुष्यंत के पास आ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके जिस्म से अलग कर दिए, जिससे दुष्यंत दर्द से छटपटाने लगा। और अगले ही पल विष्णु दुष्यंत को गर्दन से पकड़कर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी एक खंजर विष्णु की पीठ में जा घुसा, जिससे वो दर्द से तिल मिलाने लगा। विष्णु की पीठ में खंजर घोंपने वाला कोई और नहीं बल्कि रोमी था, जो लगातार विष्णु की पीठ में खंजर घोंपे जा रहा था और तब तक घोंपता गया जब तक कि विष्णु की आत्मा ने उसका शरीर नहीं त्याग दिया। कुछ दिन बाद जब केस क्लोज हुआ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोमी ने बताया कि विष्णु एक साइको था। उसका कहना था कि वो एक मांगलिक है और वो कभी भी मर सकता है, इसलिए वो उन्हीं बच्चों को मारता था जो मांगलिक थे और उनकी आत्मा को कैद करके अपनी उम्र बढ़ाता था ताकि वो बहुत दिनों तक जिंदा रह सके। ये दुष्यंत की जिंदगी का आखिरी केस था। इसके बाद सरकार ने उसे रिटायर कर दिया और 5 साल बाद आज वो इस केस पर किसी से किताब लिखवा रहा है ताकि वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर के साथ साथ एक लेखक भी कहलाए।